हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में, जिसका पार्ट नंबर सेकंड ये रहने वाला है। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यार अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, तो इनकी स्थापना कब की गई थी? यार हाँ, आपको क्रम से बताना है। अर्थात यार हाँ, ये जो सन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये सब यार हाँ राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, अर्थात यार हाँ बीकानेर की स्थापना कब की गई थी, उनकी सन फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है। और जो सेकंड रो है, ठीक है, इस सेकंड रो में आपको बताना है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, पहले आपको बताना है बीकानेर की स्थापना कब की गई और फिर बताना है आपको एमपीयूटी उदयपुर की स्थापना कब की गई। तो जल्दी से बताइए, 1972, 1989, 1962, 1999, 1962, 1969, 1972 या फिर 1999। जल्दी से बताइए कि बीकानेर की स्थापना कब की गई थी और उदयपुर की स्थापना कब की गई थी। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और एमपीयूटी की स्थापना कब की गई थी। जल्दी से बताएंगे 1972, 1989, 1962, 1969, 1999, 1962, 1969, 1972 या फिर 1999। जल्दी से बताएंगे। तो यार हाँ, अगर पूछा जाता है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के बारे में तो ये किया था यार हाँ, इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। यार हाँ, अगर पूछा है बीकानेर की तो बीकानेर की स्थापना की गई थी 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। और अगर बात की जाए एमपीयूटी अर्थात महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। ठीक है, याद रखना कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1962 में। और अगर बात करते हैं एमपीयूटी की, अर्थात एमपीयूटी का मतलब होता है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें यार हाँ किस मृदा का संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और वर्णन से है, उसे किस नाम से जाना है? अर्थात यार हाँ, उस शाखा को क्या बोला जाता है जिसमें यार हाँ मृदा का संबंध उत्पत्ति, वर्गीकरण और वर्णन से किया जाता है। तो जल्दी से बताइए, इसे किस नाम से जाना है? एडेफोलॉजी के नाम से, पेडोलॉजी के नाम से, इकोलॉजी के नाम से, फिर जियोलॉजी के नाम से। जल्दी से बताएंगे किस नाम से जाना जाता है जिसमें मृदा का संबंध, उसकी उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और उसके वर्णन के संबंध में किया जाता है। जल्दी से कमेंट करिए, किस नाम से जाना जाता है? एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, इकोलॉजी या फिर जियोलॉजी। तो यार हाँ, अगर पूछा जाता है मृदा का संबंध, अब यार हाँ यहाँ पर दो टर्म होती है मुख्यतः। यार हाँ, दो टर्म होती है, एक होती है एडेफोलॉजी, एक होती है पेडोलॉजी। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यार हाँ कभी भी अगर मृदा का संबंध, यार हाँ दोनों में ही सोइल का रिलेशन ज्ञात किया जाता है। अर्थात यार हाँ, जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मृदा का संबंध, जब भी उसके उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण या फिर उसके वर्णन, ठीक है, मृदा का उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण या फिर उसके वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, जब भी यार हम मृदा का संबंध उसकी उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण या फिर वर्णन से किया जाता है, उसे बोला जाता है पेडोलॉजी। और जब भी यार हम मृदा का संबंध पौधे के अध्ययन में, ठीक है, पौधे से संबंधित किया जाता है मृदा का अध्ययन, जब यार हाँ पौधे से यानी किसी प्लांट से संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है एडेफोलॉजी। यार हाँ कि मृदा का संबंध अगर किसी पौधे से किया जाता है तो उसे बोला जाता है एडेफोलॉजी। अगर बात की जाए मृदा का यानी मृदा का जो संबंध है ये ज्ञात किया जाता है उसकी उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और उसके वर्णन के बारे में, तब उस ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है? पेडोलॉजी के नाम से। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है, दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आधारी बीज पैदा किया जाता है। अर्थात यहाँ जो आधार बीज है तो इससे किससे प्राप्त किया जाता है? अर्थात किससे? ठीक है, ये किसकी संतति ही आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, आधार बीज को किससे पैदा किया जाता है? मूलाधार बीज से, प्रजनक बीज से, ट्रूथफुल बीज से या फिर प्रमाणित सीड से। जल्दी से बताएंगे कि आधार बीज को किससे प्राप्त किया जाता है? मूल आधार बीज से, प्रजनक बीज से, ट्रूथफुल बीज से या फिर प्रमाणित बीज से। जल्दी से कमेंट करिए कि आधार बीज को किससे तैयार किया जाता है। यार हाँ, अगर बात की जाए आधार बीज की तो आधार बीज को किया जाता है प्रजनक बीज से। किससे किया जाता है? आधार बीज को यार हाँ प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। और अगर बात की जाए यार हाँ आधार बीज की संतति क्या है, ठीक है, अगर पूछा जाता है यार हाँ कि आधार किससे तैयार किया जाता है, तब आपका राइट आंसर प्रजनक बीज। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आधार बीज की संतति कौन सी होती है, अर्थात यार हाँ आधार बीज से किस बीज को प्राप्त किया जाता है, तब आपका राइट आंसर माना जाता है प्रमाणित बीज। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। अब यहाँ पर याद रखना कि मुख्यतः सीड के आपने 4 भी टाइप पढ़े होंगे या फिर 5 टाइप पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ अगर बात करते हैं कुछ बुक्स की तो कुछ में यार खान न्यूक्लियर और ब्रीडर, ठीक है, जो न्यूक्लियर सीड होता है, और कुछ में यार खान जो ब्रीडर सीड है, ये दोनों अलग अलग भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने अलग अलग पढ़े हैं तब आपने फर्स्ट पढ़ा होगा न्यूक्लियर,
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देना कि अगर आपने अलग अलग पढ़े तो यहाँ रखा न्यूक्लियर आपने अलग पढ़ा होगा और ब्रीडर आपने अलग पढ़ा होगा। तो फर्स्ट सीड होता है न्यूक्लियर, सेकंड सीड होता है यार रखना ब्रीडर सीड। अगर बात करते हैं थर्ड की तो थर्ड होता है हमारा फाउंडेशन सीड। अगर बात करते हैं 4 की तो 4 होता है रजिस्टर्ड सीड। और अगर बात करते हैं 5 की तो 5 होता है हमारा सर्टिफाइड सीड। ठीक है, टाइप की अगर बात करते हैं सीड की तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यूक्लियर, एक होता है ब्रीडर, एक होता है फाउंडेशन, एक होता है रजिस्टर्ड और एक होता है सर्टिफाइड। ठीक है, तो इसी आधार पर याद रखना ये क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हो कि अगर आपसे पूछता है कि न्यूक्लियर सीड से किससे प्राप्त किया जाता है तो यार रखना ब्रीडर सीड को तैयार किया जाता है। अगर पूछा जाता है ब्रीडर सीड से अर्थात इसकी संतति किसे माना जाता है तो इसकी संतति है फाउंडेशन सीड। अगर पूछा जाता है फाउंडेशन सीड की संतति किसे माना जाता है तो यार रखना रजिस्टर्ड सीड भी होती है, लेकिन याद रखना जो रजिस्टर्ड सीड है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड सीड है इसे भारत में ग्रो नहीं किया जाता, इसलिए यार हाँ कि भारत में जो फाउंडेशन सीड है डायरेक्ट इससे सर्टिफाइड सीड को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। एक बार और देख लीजिए कि न्यूक्लियर सीड, फिर आता है ब्रीडर सीड, उसके बाद में आता है फाउंडेशन सीड, उसके बाद में आता है रजिस्टर्ड सीड और उसके बाद में आता है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है बुआई के समय बुरकाव द्वारा, बुआई के बाद टॉप ड्रेसिंग द्वारा, बुआई के समय कूट द्वारा या फिर पत्तों पर छिड़काव के द्वारा। जल्दी से कमेंट करेंगे कि फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग कब किया जाता है? बुआई के समय बुरकाव के द्वारा, बुआई के समय टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, बुआई के समय कूट के द्वारा या फिर पत्तों पर छिड़काव के द्वारा। जल्दी से बताएंगे फास्फोरस कब सबसे प्रभाव दिखाता है अर्थात सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? जल्दी से बताएंगे कि बुआई के समय पर, बुआई के बाद टॉप ड्रेसिंग पर, यानी बुआई के समय कूट के द्वारा या फिर पत्तों पर छिड़काव के द्वारा। जल्दी से बताइए कि फास्फोरस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? तो ये होता है यार काम बुआई के समय कूट के द्वारा। ठीक है, जब इसका याद रखना इसका प्रयोग बुआई के समय कूट के द्वारा किया जाता है तब ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और अगर बात करते हैं यार का पत्तों पर छिड़काव के लिए तब याद रखना आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यूरिया। ठीक है, यूरिया को सबसे ज़्यादा यार खान लीफ फोलियर, ठीक है, फोलियर स्प्रे के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है यूरिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेंडल ने अपने अनुसंधान, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ये किस पौधे पर किए थे? तो आपको पता होगा कि जो एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने वो किए थे यार हाँ मटर पर। किसने किए थे? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये किए थे मटर पर। और कितने आनुवंशिक लक्षणों पर किए थे यार हाँ? 7 पे। कितने लक्षणों पर किए थे? 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना यार हाँ कि थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा शाकनाशी अर्थात कौन सा हर्बिसाइड सारे सभी हरे पौधे अर्थात यानी जो फसल होते हैं या फिर होते हैं खरपतवार अर्थात जितने भी जो हरे प्लांट होते हैं, जितने भी जो हरे पौधे होते हैं उन सभी को नष्ट कर देता है अर्थात जो भी संपर्क में आते हैं उन सभी को मार देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन शाकनाशी को किस श्रेणी में रखा गया है। तो यार हम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं शाकनाशी, एक होते हैं वर्णात्मक अर्थात सिलेक्टिव और एक होते हैं नॉन सिलेक्टिव अर्थात अवर्णात्मक शाकनाशी। ठीक है, अगर बात करते हैं वर्णात्मक शाकनाशी का तो वर्णात्मक मतलब होता है यार हाँ कि जिस पर, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी हर्बिसाइड है जिसका प्रयोग आप पत्ती पर कर रहे हो, ठीक है, कोई सा भी खरपतवार उसकी पत्ती पर कर रहे हो तो केवल अगर वो मान लीजिए पत्ती को ही नष्ट कर रहा है तो उसका मतलब होता है यार हाँ वर्णात्मक शाकनाशी। अगर मान लीजिए ऐसा हर्बिसाइड, ठीक है, इसके विपरीत कार्य करेगा। अगर मान लीजिए कोई सा भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है अर्थात अवर्णात्मक शाकनाशी है तो वो क्या करेगा यार हाँ किसी भी प्लांट के अगर मान लीजिए आप लीफ पर भी उसका प्रयोग कर रहे हो तो वो संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देगा यार हाँ। कि सिलेक्टिव का मतलब होता है जिसके संपर्क में आ रहा है उसी को नष्ट करेगा और नॉन सेलेक्टिव का मतलब होता है यार हाँ पूरे प्लांट को, यानी पूरे प्लांट को। ठीक है, यानी किसी भी प्लांट पार्ट पर आप इसका प्रयोग कर रहे हो लेकिन वो सभी प्लांट पार्ट को नष्ट कर देता है, उसका मतलब होता है नॉन सेलेक्टिव अर्थात अवर्णात्मक शाकनाशी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पर आ जाइए कि यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शाकनाशी सारे सभी हरे पौधे चाहे वो फसल हो या फिर खरपतवार हो तो उन सभी को अर्थात जितने भी जो संपर्क में आते हैं उन्हें मार देता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हमने बता दिया नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है, अवर्णात्मक शाकनाशी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं तो जल्दी से आप बताएंगे कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा होता है? आइसोप्रोटेजान होता है, पैराक्वाट होता है, 2,4-D होता है या फिर ब्यूटाक्लोर होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे कि नॉन सेलेक्टिव अर्थात अवर्णात्मक शाकनाशी कौन है? आइसोप्रोटेजान है, पैराक्वाट है, 2,4-D या फिर ब्यूटाक्लोर है। जल्दी से कमेंट करिए। तो यार अगर पूछा था अवर्णात्मक या फिर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा होता है? पैराक्वाट और डाइक्वाट। यार पैराक्वाट और डाइक्वाट मुख्यतः यार नॉन सेलेक्टिव अर्थात अवर्णात्मक शाकनाशी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। और अगर बात किया सेलेक्टिव की तो सेलेक्टिव के भी आप एग्जांपल देख लीजिए, सिमेजिन और एट्राजिन। यार हाँ सिमेजिन और एट्राजिन क्या होते हैं? सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। और नॉन सेलेक्टिव हमें अभी बताया है कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के जो एग्जाम्पल होते हैं ये होते हैं पैराक्वाट और डाइक्वाट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मर्दा शब्द की उत्पत्ति जिस भाषा के शब्द से हुई है वह भाषा है। अर्थात आपको बताना है कि मर्दा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी भाषा के, ग्रीक भाषा के, लातानी नहीं है बल्कि लैटिन है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो जाती है किसी किसी बुक में, याद रखना
हर एक में बुक में आपको देखने को मिलती है मिस्टेक्स, इसलिए इनको इग्नोर किया करो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यार मर्दा शब्द की उत्पत्ति जिस भाषा के शब्द से हुई है वह भाषा कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। अरबी भाषा, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा या फिर फ्रांसीसी भाषा? जल्दी से बताएंगे कि मर्दा शब्द की उत्पत्ति जिस भाषा के शब्द से हुई है वह भाषा कौन सी है? अरबी भाषा होती है, ग्रीक भाषा होती है, लैटिन भाषा होती है, फिर फ्रांसीसी भाषा होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं मर्दा की तो सोइल शब्द, ठीक है, सोइल वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है सोलम से हुई है। सोलम का मतलब होता है फर्श, ठीक है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि सोइल वर्ड की उत्पत्ति हुई है सोलम शब्द से, और सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श अर्थात फ्लोर। क्या होता है यार? हाँ, इसका मतलब होता है फ्लोर अर्थात फर्श। और ये किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से। किससे हुई है यार? मर्दा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जो कि यार सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्लोर अर्थात फर्श। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। मर्दा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, और जो सोइल शब्द है ये लिया गया है सोलम शब्द से, और सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खड़ी फसल के कटने से पूर्व ही उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे कि एकमात्र यानी ऐसा फील्ड है जिसमें यार हाँ कि खड़ी फसल के कटने से पूर्व ही उसी खेत में, यानी एक ही फील्ड है और उसमें यार हाँ खड़ी फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल को बोने को क्या बोला जाता है? मिश्रित क्रॉपिंग बोला जाता है, इंटर क्रॉपिंग बोला जाता है, रिले क्रॉपिंग बोला जाता है, या फिर बहुफसली क्रॉपिंग बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे कि ऐसी कौन सी पद्धति होती है जिसमें यार हाँ खड़ी फसल के कटने से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है? मिश्रित क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या फिर बहुफसली क्रॉपिंग? जल्दी से बताइए ऐसा किस पद्धति में किया जाता है? तो हमने इस क्वेश्चन को कई बार क्लियर किया है कि अगर आपसे पूछा तैयार का खड़ी फसल के कटने से पूर्व दूसरी फसल को बुआई करना, ये क्या ऐसा है? रिले क्रॉपिंग अर्थात अविराम खेती। किसमें क्या ऐसा है? रिले क्रॉपिंग या अविराम खेती में क्या ऐसा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्रम से प्रतिशत में पाया है। तो जल्दी से बताइए कि जो गोबर की खाद अर्थात FIM होता है, फार्म यार मटेरियल होता है, तो इसमें यार रखा कि कितना होता है नाइट्रोजन, कितना होता है फास्फोरस और कितना होता है पोटेशियम? जल्दी से बताएंगे कि कितना होता है नाइट्रोजन, कितना होता है फास्फोरस और कितना होता है पोटास? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा राइट आंसर है। यार हाँ, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ कि FI में अगर आपसे कभी भी पूछ सकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा, तो इसको याद रखना है 5-25-5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज की जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी ये है 5-25-5। कैसे याद रखोगे यार? हाँ कि FI में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना होता है? 5-25-5 होता है। कैसे होता है? 5-25-5 और तीनों के आगे यार हाँ 0 पॉइंट ऐड कर देना है, 0 पॉइंट ऐड कर देना है, 0 पॉइंट ऐड कर देना है। ठीक है, अर्थात यार हाँ अगर आपसे पूछा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5% होता है। अगर बात की जाए फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है? 0.25 अर्थात यार 25 होता है। अगर बात करते हैं पोटास की, तो पोटास कितना होता है? 0.5 होता है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हुआ यार हाँ कि आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है 5-25-5, 5-25-5 और तीनों के आगे 0 पॉइंट ऐड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऊसर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से बताइए किस रसायन का प्रयोग करोगे आप ऊसर भूमि के सुधार के लिए? कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम सल्फेट का या फिर सोडियम सल्फेट का? जल्दी से बताइए ऊसर भूमि सुधार के लिए किसका आप प्रयोग करोगे? कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम सल्फेट का या फिर सोडियम सल्फेट का? जल्दी से बताइए कि ऊसर भूमि की अगर आपसे पूछा तैयार रखना, तो इसके सुधार किया जाता है, इसका जो रिक्लेमेशन किया जाता है ये किया जाता है कैल्शियम सल्फेट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 70 के दशक में ब्यूटाक्लोर शाकनाशी किस नाम से, 70 के दशक में ब्यूटाक्लोर शाकनाशी किस नाम से धान की फसल में इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो जल्दी से बताइए कि ब्यूटाक्लोर को 70 के दशक में किस नाम से जाना जाता है? मिल्क्लोर के नाम से, मैचेटी के नाम से, डाइक्लोर के नाम से या फिर मार्क चलोर नाम से? जल्दी से बताएंगे कि ब्यूटाक्लोर का क्या नाम था 70 के दशक में? मिल्क्लोर के नाम से, मैचेटी के नाम से, डाइक्लोर के नाम से या फिर मार्क चलोर के नाम से? यार हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि ब्यूटाक्लोर का ट्रेड नेम क्या होता है। ब्यूटाक्लोर का ट्रेड नेम क्या होता है? अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो क्या है यार हाँ, ब्यूटाक्लोर का जो ट्रेड नेम होता है ये होता है मैचेटी। क्या होता है? ब्यूटाक्लोर मैचेटी। यार हाँ ट्रेड नेम आपको हर हर्बिसाइड, ठीक है, जितने भी जो फर्टिलाइजर है, जितने भी जो हर्बिसाइड है, इन सभी के आपको यार हाँ जो ट्रेड नेम है, ठीक है, जितने भी जो ट्रेड नेम है ये सभी आपको याद रखना है, क्योंकि यार हाँ 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपकी चाहे वो कोई सी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम क्यों ना हो, सभी में एक ट्रेड नेम से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा ट्रेड नेम जरूर याद करने हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था ब्यूटाक्लोर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मैचेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि मूंग की फसल के लिए बीज की किस राइजोबियम स्पीसीज का टीका बुआई से पहले लगाया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि मूंग की फसल के लिए किस राइजोबियम स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम जापोनियम का, राइजोबियम फेसियोलाई का, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम का या फिर राइजोबियम ट्राइफोलाई का। जल्दी से कमेंट करेंगे कि मूंग की फसल के लिए किस राइजोबियम स्पीसीज का टीका बुआई से पहले लगाया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम फेसियोलाई का, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम का या फिर राइजोबियम ट्राइफोलाई का, किसका प्रयोग किया जाता है। यार हाँ, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मूंग की फसल के बारे में तो मूंग की फसल में यार राइजोबियम स्पीसीज का अर्थात राइजोबियम फेसियोलाई का प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं यार का, मूंग की फसल में मुख्यतः यार राइजोबियम फेसियोलाई स्पीसीज का प्रयोग ऐसा है। इसके साथ साथ यार इन तीनों पॉइंट को भी आपको विशेष जानना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जापोनियम का अर्थात यार राइजोबियम जापोनिकम का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका प्रयोग मुख्यतः यार सोयाबीन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सोयाबीन में किया जाता है। और अगर बात की जा रहा है राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम का तो इसका प्रयोग मुख्यतः यार मटर में किया जाता है। किस फसल में किया जाता है यार, मटर फसल में किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है फोर्थ ऑप्शन अर्थात राइजोबियम ट्राइफोलाई तो यहाँ ट्राइफोलाई का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है बरसीम में। किसमें करते हैं, बरसीम में करते हैं। अर्थात चारों को एक और बार देख लीजिए कि अगर आपसे पूछता है राइजोबियम जापोनिकम का तो इसका प्रयोग किया जाता है सोयाबीन में। अगर पूछता है फेसियोलाई का तो इसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः मूंग फसल में। और अगर बात की जाए लेग्यूमिनेसरम का तो इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है मटर फसल में। और अगर आपसे पूछा जाता है राइजोबियम ट्राइफोलाई तो इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है बरसीम फसल में। ठीक है, चारों पॉइंट क्लियर है। अगर आपको ये लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो सका है अर्थात मिस हो चुका है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो हमेशा डली रहती है तो अगर आपको लगता है कि कोई मिस हो गया है क्वेश्चन तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर देना जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि पोटास की अधिकतम मात्रा वाला पोटास उर्वरक कौन सा है। तो जल्दी से बताइए पोटेशियम की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई है। पोटेशियम नाइट्रेट में, म्यूरेट ऑफ पोटास में, सल्फेट ऑफ पोटास में या फिर पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट में। जल्दी से बताइए पोटास की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है। पोटेशियम नाइट्रेट में, म्यूरेट ऑफ पोटास में, सल्फेट ऑफ पोटास में या फिर पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट में। जल्दी से बताएंगे पोटेशियम की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पोटास की मात्रा तो यार हाँ पोटास की सर्वाधिक मात्रा होती है म्यूरेट ऑफ पोटास में। कितनी होती है यार हाँ, किस में होती है, सबसे ज़्यादा म्यूरेट ऑफ पोटास में होती है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कितनी होती है पोटास तो यार हाँ म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटास की परसेंट होता है ये होता है 60%। कितनी पाई जाती है यार हाँ पोटेशियम, ये पाई जाती है 60%। ठीक है, अगर बात करते हैं सल्फेट ऑफ पोटास की तो यार हाँ इसका आपको केमिकल नाम भी याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो म्यूरेट ऑफ पोटास है तो इसका केमिकल नाम क्या होता है। तो इसका होता है KCl। यार हाँ, इसे किस नाम से दर्शाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड को यार हाँ म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यार कहाँ, कि पोटेशियम क्लोराइड को यार म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है जिसमें यार 60% पोटास होता है। कितना होता है, 60% पोटास होता है। पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे। ये कई बार हमने क्वेश्चन लिया है, इसलिए अगर आपको इस क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही है तो यार हाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत है अर्थात आप ध्यान नहीं देते हो वीडियो पर। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा है। जल्दी से बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक या फिर DG कौन थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर NS रंधावा, डॉक्टर MS रंधावा फिर डॉक्टर BP पाल। जल्दी से बताएंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर NS रंधावा, डॉक्टर MS रंधावा या फिर BP पाल। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BP पाल। कौन थे यार खान, डॉक्टर BP पाल प्रथम DG थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस सिंचाई विधि की सबसे ज़्यादा, किस सिंचाई विधि से जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जल्दी से बताइए सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता किसकी मानी जाती है। बाढ़ सिंचाई की, बॉर्डर सिंचाई की, फुहारा अर्थात छिड़काव सिंचाई की या फिर टपका सिंचाई की। जल्दी से बताइए किस सिंचाई विधि से जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। बाढ़ सिंचाई से, बॉर्डर सिंचाई से, छिड़काव सिंचाई से या फिर टपका सिंचाई से। अर्थात यार जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक किसकी होती है। जल्दी से बताएंगे किसकी होती है जल उपयोग दक्षता अर्थात वाटर यूज इफिशिएंसी सर्वाधिक किसकी होती है। तो किसकी होती है, टपका विधि की। यार हाँ टपका विधि, तो इसके मुख्यतः 2 या 3 नाम है, आपको पता होगा। ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ड्रिप इसी के नाम से, टपक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है यार हाँ, टपक के नाम से भी इसे जाना जाता है, ड्रिप के नाम से भी इसे जाना जाता है और टपका विधि के नाम से भी ड्रिप इरिगेशन को ही नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशिएंसी किसकी होती है, टपका, ड्रिप या फिर टपक विधि की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पायरिला, गुलाबी कीट और सफ़ेद गिंडार। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से क्लियर करना कि पायरिला, गुलाबी कीट और सफ़ेद गिंडार क्रमशः किन फसलों के प्रमुख कीड़े होते हैं अर्थात प्रमुख इंसेक्ट किस फसल के होते हैं। जल्दी से कमेंट करिए
किन किन के होते हैं? पायरिला, गुलाबी कीट, सफ़ेद गेंडार। जल्दी से बताएंगे ये प्रमुख इंसेक्ट किसके होते हैं? कपास, गन्ना, मूंगफली के होते हैं, गन्ना, कपास, मूंगफली के होते हैं, गन्ना, फूलगोभी, बेर के होते हैं, या फिर चुकंदर, अरहर और बेर के होते हैं। जल्दी से बताइए पायरिला, गुलाबी कीट और सफ़ेद गेंडार किन फसलों के प्रमुख कीट होते हैं? तो याद रखना यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर बात होता है याद रखना पायरिला, तो पायरिला होता है शुगर केन का। किसका होता है? गन्ने का एक प्रमुख इंसेक्ट होता है। अगर बात की जाए गुलाबी कीट, जिसे याद रखना पिंक बॉलवर्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिंक बॉलवर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाबी कीट किसका होता है? ये होता है कपास का। किसका होता है? कपास का होता है। और अगर बात करते हैं सफ़ेद गिंडार की, तो सफ़ेद गिंडार एक मेन इंसेक्ट होता है ग्राउंडनट अर्थात मूंगफली का। किसका होता है? ग्राउंडनट अर्थात मूंगफली का होता है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर पूछा जाता है पायरिला, तो पायरिला होता है शुगर केन अर्थात गन्ने का। गुलाबी कीट का अगर बात करते हैं तो गुलाबी कीट होता है कपास का। अगर बात करते हैं सफ़ेद गिंडार, तो सफ़ेद गिंडार होता है कॉटन का, ग्राउंडनट का होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देख सकते हो सेकंड ऑप्शन, अर्थात पायरिला किसका है? गन्ने का है। गुलाबी कीट किसका है? कपास का है। और सफ़ेद गिंडार किसका होता है? मूंगफली का होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभी तक कितने पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक पाए गए हैं? 30, 16, 18 या फिर 20? जल्दी से बताएंगे कि अभी तक पोषक तत्व कितने पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक माने गए हैं? 30, 16, 18 या फिर 20? जल्दी से बताएंगे अभी तक कितने खोजे गए हैं? 30, 16, 18 या फिर 20? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। यार यहाँ पर आपको 17 ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 17 ऑप्शन नहीं है, तब आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर माना जाएगा 16 है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है 17, तब आपका राइट आंसर माना जाएगा 16। और अगर आपको यहाँ पर यार 16 के साथ साथ 17 भी देखने को मिलता है, तब आपका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? 17 पोषक तत्व। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको 16 देखने को मिल रहा है, 17 नहीं देखने को मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर 16 माना जाएगा। और अगर याद रखना कि अगर आपको 16 और 17 दोनों साथ साथ देखने को मिल रहे हैं, तब आपका राइट आंसर 17 को माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चिनोपोडियम एल्बम, एविना फेटवा और फेलिस माइनर किस फसल के प्रमुख खरपतवार होते हैं? जल्दी से बताएंगे चिनोपोडियम एल्बम, एविना फेटवा, फेलिस माइनर किस फसल के प्रमुख खरपतवार होते हैं? जल्दी से बताएंगे। धान के होते हैं, मक्का के होते हैं, गेहूं के होते हैं, फिर बाजरा के होते हैं। सबसे पहले तो आपको इनके बॉटिकल नेम है, ये किसके होते हैं? इनके कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो जल्दी से बताइए चिनोपोडियम एल्बम, एविना फेटवा, फेलिस माइनर किस फसल के मुख्य खरपतवार होते हैं, एक प्रमुख वीड होते हैं? जल्दी से बताएंगे। धान के होते हैं, मक्का के होते हैं, गेहूं के होते हैं, या फिर बाजरा के होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए किसके होते हैं? धान के होते हैं, मक्का के होते हैं, गेहूं के होते हैं, फिर बाजरा के होते हैं? तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा है चिनोपोडियम एल्बम, तो सबसे पहले इनके कॉमन नेम के बारे में जान लेते हैं। चिनोपोडियम एल्बम अर्थात बथुआ, ये क्या होता है? बथुआ होता है। एविना फेटवा की अगर बात करते हैं, ये होती है जंगली जई। क्या होती है? एविना फेटवा मतलब जंगली जई। अगर बात करते हैं फेलिस माइनर मतलब गेहूंसा, कौन सा होता है? गेहूंसा। ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम होता है बथुआ, एविना फेटवा क्या होती है? जंगली जई होती है, फेलिस माइनर क्या होता है? गेहूंसा होता है। तो जल्दी से बताइए ये बथुआ, जंगली जई और गेहूंसा ये किसके प्रमुख खरपतवार होते हैं? तो अब आपको पता चल ही गया होगा ये किसके होते हैं? गेहूं के होते हैं। किसके होते हैं यार का? मेजर वीड होते हैं, ये होते हैं गेहूं फसल के, अर्थात सी ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले क्रमशः जीव समय कौन से हैं? तो जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यार हाँ ये क्वेश्चन हमने मॉर्निंग टाइम की जो वीडियो थी उसी में क्लियर किया है। तो जल्दी से बताएंगे कि अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर अर्थात ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताएंगे कि अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। तो यार हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको 2 पॉइंट देने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसको दे देना है आपको और सेकंड पॉइंट इसको दे देना है। अर्थात अमोनिया को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? ये कहता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। कौन सा कहता है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ का अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। और यार का नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों को सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉइंट दे देना है, पॉइंट नेम दे देना है। एक के बाद में क्या आता है? 2 आता है। अर्थात रखना कि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास। और अगर बात करते हैं सेकंड की, इसे कैसे याद रखोगे यार? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? अर्थात सेकंड ऑप्शन, अर्थात बाद का ऑप्शन है। बाद का मतलब है बेक, तो बेक से याद रखना है आपको नाइट्रोबैक्टर, मतलब यार ये इसके बाद में आ रहा है, अर्थात बेक में आ रहा है। तो बेक से आपको याद रखना नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का कार्य कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है। कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पौधे का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति संवेदना को क्या क्या बोला जाता है? अर्थात इसको किस वर्ड के नाम से जाना जाता है? रोशनी के अवधि के प्रति संवेदना को किस नाम से जाना जाता है? फोटोट्रियोबिज्म, थर्मोपीरियोडिज्म,
जियो पीरियडिज्म या फिर फोटो पीरियडिज्म? जल्दी से बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है? पौधे का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति संवेदना को किस नाम से जाना जाता है? फोटोट्रोपिज्म है, थर्मोपीरियडिज्म है, जियोट्रोपिज्म या फिर फोटो पीरियडिज्म है? यहाँ इसे बोला जाता है फोटो पीरियडिज्म, जिसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट की जो श्रेणी है तो इनमें कन्वर्ट किया गया है। अर्थात यहाँ कि पौधे का दिन में रोशनी की अवधि के प्रति संवेदना को क्या बोला जाता है? फोटो पीरियडिज्म बोला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ जितने भी प्लांट है उनको यहाँ शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट की श्रेणी में कन्वर्ट किया है, अर्थात क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रेंट है? मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, फिर मैग्नीज है? जल्दी से बताएंगे कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रेंट है? मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, फिर मैग्नीज होता है। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ अगर बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रेंट की, तो प्राइमरी न्यूट्रेंट होते हैं एनपीके। कौन कौन से होते हैं? एनपीके होते हैं। अगर बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रेंट की, तो सेकेंडरी न्यूट्रेंट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। ठीक है, तो यार हाँ ये जो तीनों ऑप्शन है इन याद रखना प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रेंट के अंतर्गत है, अर्थात ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रेंट है। और यार हाँ मैग्नीज क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्पादन की लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके कम से कम किया जा सकता है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए कि उत्पादन की लागत को किस अर्थशास्त्र अर्थात किस इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के द्वारा कम से कम किया जा सकता है? घटते उत्पादन के नियम के द्वारा, लागत का सिद्धांत के द्वारा, अपॉर्चुनिटी लागत का नियम के द्वारा, फिर न्यूनतम लागत वाले समीकरण के सिद्धांत के द्वारा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ उत्पादन की लागत को किस इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के द्वारा, तो इसका राइट आंसर है न्यूनतम लागत वाले समीकरण का सिद्धांत। किसके द्वारा? यहाँ न्यूनतम लागत वाली जो समीकरण का सिद्धांत है, तो इसको अप्लाई करके यहाँ जो उत्पादन की जो लागत होती है तो इसमें कम से कम दिया जा सकता है, अर्थात यहाँ लागत को कम से कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्दों का जोड़ा सही है? ठीक है, सही जोड़े को आपको पहचाना है। तो जल्दी से बताइए लाल मृदा कंक्रीली, सारी मृदा इसका pH 8.5, काली मृदा केओलिनाइट या फिर लेटेराइट मृदा pH 8। तो इनमें से कौन सा राइट है ये भी आप डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि सारी मृदा जिसका pH होता है 8.5। कितना होता है? 8.5 होता है, अर्थात यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है और सभी रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में सेहू रोग का कारण क्या होता है, अर्थात किसके द्वारा होता है? कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जल्दी से बताइए कि गेहूं की फसल में जो सेहू रोग होता है जिसे आखिर टुंड्रू रोग के नाम से जाना जाता है, सेहू रोग का या टुंड्रू नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे गेहूं की फसल में सेहू या टुंड्रू रोग किसके कारण होता है? इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फफूंद होती है, पोषक तत्व की कमी होती है, या फिर सूत्र कमी होती है, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज होता है? जल्दी से बताएंगे कि गेहूं की फसल में सेहू रोग किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा, पोषक तत्व की कमी से, सूत्र कमी से, या फिर एक्टिनोमाइसिटीज से? तो इसका राइट आंसर है सूत्रकृमि, अर्थात यहाँ जो सेहू रोग होता है ये होता है सूत्रकृमि। और इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बनता है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है सेहू रोग या टुंड्रू रोग इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है यार जीवाणु और सूत्रकृमि। जीवाणु और सूत्रकृमि जब यार एक साथ अटैक करते हैं, यार जीवाणु और सूत्रकृमि या फिर निमेटोड जब एक साथ अटैक करते हैं तब यार सेहू रोग या टुंड्रू रोग होता है गेहूँ का। जिसके प्रकोप से होता है यार जब जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों एक साथ अटैक करते हैं तभी जाकर यार सेहू रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्योर लाइन अर्थात यार जो प्योर शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अर्थात प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो जल्दी से बताइए सल के द्वारा, जेनकिंस के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, फिर मैथर और जिंक्स के द्वारा? जल्दी से बताएंगे कि प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सल के द्वारा, जेनकिंस के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, फिर मैथर या जिंक्स के द्वारा? जल्दी से बताएंगे प्योर लाइन वंश किसके द्वारा दिया गया था? प्योर लाइन वंश क्रम किसके द्वारा दिया गया था, अर्थात प्योर लाइन जो थ्योरी है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसे किया गया था जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? यार WL जॉनसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है मोंटमोरिलाइट क्ले में सिलिका और एल्यूमिनियम परतों का क्रमशः रेशियो क्या होता है? तो इसे भी आप डायरेक्ट देख लीजिए। तो यार अगर आपसे पूछता है सिलिका और एल्यूमिनियम का रेशियो तो ये होता है 2:1। क्या होता है इनका रेशियो सिलिका और एल्यूमिनियम का? ये होता है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कह रहा है एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि शहर में किस स्थान पर आमतौर पर उस शहर का अल्टीट्यूड लिखा होता है। अर्थात सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्टीट्यूड होता क्या है। तो पहले आप क्वेश्चन को क्लियर करिए यार किस शहर पर अर्थात यार शहर के किस स्थान पर अल्टीट्यूड लिखा होता है? जल्दी से आप बताएंगे बस अड्डा पर, रेलवे स्टेशन पर, दमकल केंद्र पर, या फिर बड़ा डाकखाना में? जल्दी से बताएंगे कि अल्टीट्यूड कहाँ पर लिखा होता है? बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, दमकल केंद्र पर, या फिर बड़ा डाकखाना में?
तो यार हाँ अगर बात करते हैं अल्टीट्यूड, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अल्टीट्यूड होता क्या है। तो यार हाँ समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई को मेजर किया जाता है अल्टीट्यूड के द्वारा। समुद्र तल से ऊंचाई को मेजर किया जाता है अल्टीट्यूड के द्वारा। तो जल्दी से बताइए कि अल्टीट्यूड कहाँ लिखा होता है। तो ये लिखा होता है यार हाँ रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पर लिखा होता है यार हाँ रेलवे स्टेशन पर। आपने देखा होगा यार हाँ इससे इतनी ऊंचाई, ठीक है, 2000 से इतनी ऊंचाई, अर्थात वो क्या लिखा होता है, अल्टीट्यूड लिखा होता है, समुद्र तल से ऊंचाई को लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भट्टे की चिमनी का धुआं में काला सिरा रोग होता है, अर्थात यहाँ काला सिरा रोग किस में होता है, अमरूद में होता है, आम में होता है, लोकाट में होता है, फिर बेर में होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो ईंट के भट्टे होते हैं तो इनकी चिमनियों से जो धुआं निकलता है तो इसके कारण काला सिरा रोग किस में होता है, अमरूद में होता है, आम में होता है, लोकाट में होता है, फिर बेर में होता है। जल्दी से बताएंगे कि भट्टों से निकलने वाली जो धुआं होती है तो इससे काला सिरा रोग किस में होता है। तो आपने पढ़ा होगा यार हाँ ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, अर्थात किस में होता है यार हाँ, आम में होता है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किसके कारण होती है। तो यार हाँ जो ईंट के भट्टे होते हैं तो इनसे SO2 गैस निकलती है, अर्थात यार सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसी के कारण यार हाँ ब्लैक टिप ऑफ मैंगो रोग होता है। इसके साथ साथ यार अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ही। लेकिन अगर आपको याद रखना कि SO2 गैस नहीं देखने को मिल रहा है और बोरोन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यार हाँ ये बोरोन तत्व की कमी से भी होता है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो रोग यार हाँ बोरोन तत्व की कमी से भी होता है और यार हाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो कि यार हाँ ईंट के भट्टों से निकलती है इस गैस के कारण भी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो रोग होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है, दोनों पॉइंट यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है या फिर भरतपुर में स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या भरतपुर में। जल्दी से बताइए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करिए। तो यार इसका जो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है काजरी। क्या होता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है काजरी, अर्थात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जल्दी से बताइए काजरी कहाँ पर स्थित है। तो काजरी स्थित होती है जोधपुर में। कहाँ स्थित होती है यार, काजरी जोधपुर में स्थित है और जोधपुर पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। याद रखना कभी भी अगर आपसे पूछता है काजरी अर्थात केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है जोधपुर और जोधपुर पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया गया है कि टेलीविजन, रेडियो, मेला या प्रदर्शनी कैसे माध्यम है। तो यार ये होते हैं जनसंचार के माध्यम। किसके होते हैं यार कहाँ, टेलीविजन, रेडियो, मेला या प्रदर्शनी किसके संसाधन होते हैं, ये होते हैं जनसंचार के साधन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फेलेरिस माइनर किस शाकनाशी के प्रति सहनशील हो चुका है। अर्थात यार जो गेहूं सा होता है ये किस शाकनाशी अब खत्म नहीं होता है, सहनशील किसके प्रति हो गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है यार। जल्दी से बताइए आप पहले कि फेलेरिस माइनर किस शाकनाशी, किस हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है। पेंडामेथिलिन के प्रति, आइसोप्रोटोरियन के प्रति, बेसालिन के प्रति या फिर फ्लोक्लोरेन के प्रति। जल्दी से बताइए कि जो फेलेरिस माइनर अर्थात गेहूं सा है ये किस हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है आइसोप्रोटोरियन, अर्थात यार जो फेलेरिस माइनर अर्थात गेहूं सा है तो ये किसके प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है, ये हो चुका है आइसोप्रोटोरियन के प्रति। किसके प्रति हो चुका है यार, आइसोप्रोटोरियन के प्रति हो चुका है। अब बात करते हैं कि फेलेरिस माइनर का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। तब यार आपका राइट आंसर माना जाएगा सल्फोसल्फ्यूरान, अर्थात यार जो गेहूं सा है तो इसका जो कंट्रोल किया जाता है, इसको जो इफेक्टिव कंट्रोल किया जाता है ये किया जाता है सल्फोसल्फ्यूरान के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, सल्फोसल्फ्यूरान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि मिर्च में चरपराहट किसके कारण होता है। मिर्च में तीखापन होता है तो ये इसका कारण क्या होता है। तो जल्दी से बताइए कैप्साइसिन होता है, कैप्साइसिन होता है, कुकुरबिटासिन होता है, फिर कुकुरमीन होता है। जल्दी से बताएंगे कि मिर्च में चरपराहट का कारण क्या होता है, किसके कारण होती है चरपराहट। कैप्साइसिन के कारण, कैप्साइसिन के द्वारा, कुकुरबिटासिन के द्वारा, फिर कुकुरमीन के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि मिर्च में चरपराहट का कारण क्या होता है। कैप्साइसिन होता है, कैप्साइसिन होता है, कुकुरबिटासिन होता है या फिर कुकुरमीन होता है। तो यार यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है कैप्साइसिन के कारण यार मिर्च का लाल रंग होता है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछता है मिर्च में लाल रंग तो मिर्च का लाल रंग होता है कैप्साइसिन के कारण, और अगर आपसे पूछता है यार मिर्च में चरपराहट तो ये होता है कैप्साइसिन के कारण। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, इसे आप ऐसे याद रखोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यार अगर मान लीजिए आप कभी भी मिर्च ज़्यादा खा जाते हो, ठीक है, आपको तीखा लगता है तो आपके मुँह से एक आवाज़ निकलती है सीसी की। कैसी आवाज़ निकलती है, जब आपके तीखा लग जाता है, चरपरा लग जाता है, तब आपके आवाज़ निकलती है मुँह से सीसी की। ठीक है, उसी चीज़ से आपको याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है यार मिर्च में जो चरपराहट होती है, जो तीखापन होता है, ये किसके कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है। किसके कारण होती है, कैप्साइसिन के कारण होता है। कैसे याद करेंगे कि आपको अगर कभी भी मिर्च लग जाती है ज़्यादा तब आपकी आवाज़ निकलती है मुँह से सीसी की।
तो उसी चीज़ से आपको याद रखना है कि जो चरपराहट होती है मिर्च में, ये होती है कैप्साइसिन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसान की कर्जा वापस करने की क्षमता जिस आधार पर आंकी जाती है। तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, तो इसे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं कि यार हाँ, किसान की कर्जा वापस करने की जो क्षमता है ये आधार पर मापी जाती है। तो इसका बेस क्या होता है? तो इसका जो बेस होता है ये होता है किसान की शुद्ध आय। क्या होती है? किसान की शुद्ध आय के आधार पर उसे कर्जा वापस करने की क्षमता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मोलिब्डेनम तत्व की कमी किसकी कमी से, अर्थात यार हम मोलिब्डेनम तत्व की कमी से जो विप्टेल रोग होता है ये किस में होता है, अर्थात किस फसल में होता है, ये आपको बताना है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि मोलिब्डेनम तत्व की कमी से जो विप्टेल रोग होता है ये किस में होता है? पत्ता गोभी में होता है, फूल गोभी में होता है, गांठ गोभी में होता है या फिर बरो कोलाई में होता है? जल्दी से बताइए कि जो विप्टेल रोग होता है मोलिब्डेनम तत्व की कमी से ये किस फसल में होता है? पत्ता गोभी में होता है, फूल गोभी में होता है, गांठ गोभी में होता है या फिर बरो कोलाई के द्वारा होता है? जल्दी से बताएंगे मोलिब्डेनम तत्व की कमी से विप्टेल रोग किस में होता है? तो ये होता है कॉलीफ्लावर अर्थात फूल गोभी में। किस में होता है यार? मोलिब्डेनम तत्व की कमी से जो विप्टेल रोग होता है ये होता है फूल गोभी में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। याद रखना कि आपको इस वीडियो करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर फ्रेंड के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।